हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो बच्चे, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपना शुरू किया था चैप्टर। एक लेक्चर उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे थे ना। ये जो बैच है आपका टोटली ओरिएंटेड है बच्चे SPI 2025 के लिए। तो हम अभी जो थे आपका बेसिक ही डिस्कस कर रहे थे। बेसिक में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। वो काफ़ी अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इन प्रीवियस लेक्चर। तो आज जो आपका सेकंड लेक्चर है इसके ऊपर, इसमें हम इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली। फिर जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो टोटली ओरिएंटेड रहेगा आपका PYQ से रिलेटेड, जिसमें हमें जितने भी PYQs मिले या हम जितना अंडरस्टैंड कर पाए आपके SPI एग्ज़ाम को लेके, उसके बेसिस पे उस लेवल पे हम आपके पास क्या लेके आते हैं बच्चे, कुछ MCQs लेके आते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही तरीका रहता है यहाँ पे पढ़ाने का। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और लेक्चर का जो नाम है वो है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी, इंट्रोडक्शन की थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये भी कर लिया था। ये हो गया था आपका कार्टेशियन प्लेन, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कब हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस की इक्वेशन को क्या बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर आपके पास ग्राफ आ गया था, फिर आपके पास ये था कि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे बनते हैं। और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था, यस ये लास्ट टॉपिक था, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जब भी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूंगा तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। बच्चे, अब दो पेयर बोला ना मैंने, तो आपके पास जेन्युइन है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगी। अब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगी, आपने क्या करना है, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने पर एक ही कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो उसमें कुछ सिचुएशंस बन सकती थी, या तो दोनों के दोनों लाइंस के ग्राफ पैरेलल आ जाते, फर्स्ट सिचुएशन ये बन सकती है। सेकंड सिचुएशन ये बन सकती है कि दोनों की लाइन के जो ग्राफ हैं वो नॉन पैरेलल आ जाएं। तो नॉन पैरेलल आएंगे तो उनको मैं इंटरसेक्टिंग बोलूंगा, क्योंकि जब भी नॉन पैरेलल लाइंस है वो कहीं ना कहीं आपके पास इंटरसेक्ट कर ही जाती हैं। हो सकता है वो डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा हो, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो क्या कर जाएंगे, आपकी इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी। तो आपको ये समझ आना है कि जो आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस है वो ऑलवेज एन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक तो ये समझ लीजिए। थर्ड, या तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बन सकती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मैंने बोला था कि एक लाइन आएगी और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी, तो दोनों की दोनों लाइंस को मैं क्या बोल दूंगा, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन केसेस बनते थे। पिछले वाले में मैंने डिस्कस कर लिया था, इंटरसेक्टिंग भी कर लिया था और कोइंसिडेंट भी कर लिया था, पैरेलल भी कर लिया था। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मैंने आपके पास दो इक्वेशन दे देनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दे देनी है मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन में मान के चल रहा हूँ। मानो मैंने ये दो इक्वेशन आपको दी और आपको ये बोल दिया कि बताओ बच्चे, इनका जो ग्राफ बनेगा, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मैं तो आपको पास दो एग्जांपल दूंगा, इसका तुम ग्राफ बनाओ और मेरे को सिर्फ इतना सा बता दो कि इसका जो ग्राफ बनेगा क्या वो इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ होगा, मतलब दो लाइंस बनेगी वो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, क्या ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, या फिर ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो आपने तीनों में से बताना है ये जो एग्जांपल है कौन सी लाइन का है ना। तो ये तो जर्नल एग्जांपल मैंने लिया, पर यहाँ पे आपको मिलेगा ना a1 b1 c1 की जगह कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा आपको। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसके ग्राफ ड्रॉ कर लो, जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना है ना, पर तरीका बता रहा हूं मैं। जो फर्स्ट मेथड है कि आप क्या कर लो कि हाँ सर, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसका मेरे को ग्राफ बनाना आता है, और वो मैंने सीखा भी था कि उसमें क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें x के कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू भर देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालते हैं, तो एक मेरे पास क्या आ जाता है, x, y की वैल्यू आ जाती है। और सेम मैं एक और वैल्यू ऐसे ही निकालता हूँ और दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइंट कर देता हूँ तो आपका जो ये वाली लाइन है ना फर्स्ट वाली, इसकी क्या बन जाती है, एक ग्राफ बन जाता है, एक लाइन बन जाती है जो इसका क्या बनाएगा बच्चे, ग्राफ बनाएगा। तो सेम मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, और फिर दोनों को ऑब्जर्व करूंगा। ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा ना कि पैरेलल लाइंस बन रही हैं, कि आपकी इंटरसेक्टिंग बनेगी, कि कोइंसिडेंट बनेगी। तो वो सारा का सारा ग्राफ के ऊपर आपको दिख जाएगा। बस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, उनकी इमेज माइंड में होनी चाहिए। तो वो इजीली पता लग जाता है किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। पर अगर मैं बोलूं ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस,
वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको टाइम लगता है ग्राफ ड्रॉ करने में। आप पहले एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर उसको ऑब्जर्व करोगे, है ना, कि कौन सी लाइंस बन रही है, फिर आप उसका रिजल्ट लगा सकते हो। पर एक और मेथड निकाला हमने मैथ्स में कि हमने कहा कि देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ जो कॉफिशेंट है ना आपके इक्वेशन के, कॉफिशेंट कौन कौन से कॉफिशेंट की मैं बात करूंगा, कॉफिशेंट की बात करूंगा। सपोज यहाँ पे जो x का कॉफिशेंट है और ये x का कॉफिशेंट, इनको, और यहाँ पे जो b1 का कॉफिशेंट है और यहाँ पे जो b2 है, मतलब एक बाई के तो जो कॉफिशेंट है ना दोनों इक्वेशन में, उसको, और एक जो कांस्टेंट आएगा दोनों में, उसको हम इनको क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे। और इनके कंपैरिजन के रिलेशन के बेसिस पे मैं ये बता सकता हूं कि आपकी जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, सिर्फ इनके बेसिस पे। तो इनके बेसिस पे कैसे बताना है ये भी मैं आपके पास क्लियर कर देता हूं। सपोज करो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी। फर्स्ट कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक जैसे फॉर्मेट में दिखनी चाहिए, या तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपके पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए दोनों में, या तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जीरो आना चाहिए, तो मतलब कांस्टेंट टर्म कहां आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। तो जब भी ये रेशियो तुम लगाओगे ना, ये कंपैरिजन करने का तरीका, उसमें दोनों इक्वेशन सेम जैसी दिखनी चाहिए। सेम जैसी दिखने का मतलब या तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सारी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो आपका कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज C1, ये सारी की सारी आप इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, पर दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, डन। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कंपैरिजन करते टाइम मेरे पास कभी A1 अपॉन A2, वाइट से लिखता हूं, वाइट से अच्छा विजिबल होगा, अगर कंपैरिजन करते टाइम कभी मेरे पास A1 अपॉन A2, A1 यानी फर्स्ट वाली का x का कॉफिशिएंट, A2 यानी सेकंड वाली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, कि आपका जो A1 अपॉन A2 का रेशो है वो B1 अपॉन B2 के रेशो के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो वाला केस कैसा बनता है बच्चे, ये जो केस बनेगा आपके पास, ये बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बनेगा, मतलब अगेन हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली मैं कंपैरिजन करूंगा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो केस है ये पक्का इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, और वी कैन से दैट ये कौन सा है, नॉन पैरेलल लाइंस का केस है, नॉन पैरेलल लाइंस का केस है। तो फर्स्ट तो ये समझ आना चाहिए। सेकेंड वन में आप क्या देखोगे कि जब अगर आपके पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, कि पहले वाला रेशियो तो सेम आ रहा है भाई, A1 अपॉन A2 किया, B1 अपॉन B2 किया, दोनों सेम आ गए, पर C1 अपॉन C2 कुछ और ही आ रहा है, यानी डिफरेंट आ रहा है। तो आप क्या उससे ये समझ पाओगे कि ये जो लाइन की इक्वेशन होगी दोनों की दोनों, ये कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी, पैरेलल लाइंस। तो आप इससे ऐसा समझ आना, ये क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन जाएगी। थर्ड वन, अगर मानो ये सारी की सारी जो रेशोज हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 सारी की सारी इक्वल हो जाएं, तो क्या समझ आना है मेरे को कि यहां से क्या बन रही होगी बच्चे, कोइंसिडेंट लाइन। कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसको जब मैं ग्राफ में क्या करूंगा, चेंज करूंगा, तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, इसका ये मतलब आपने निकालना है। ठीक है, तो इजी है, आप सिर्फ इसको कंपेयर करके बता सकते हो, रेदर देन आप क्या उसका ड्रॉ करो बच्चे, ग्राफ ड्रॉ करो। विदाउट आप ग्राफ के कंस्ट्रक्शन के बिना ये बता सकते हो इक्वेशन को समझ के, रेशियो को कंपेयर करके, कि आपके जो लाइन की इक्वेशन होगी जब उनका आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या कोइंसिडेंट बनेगी, क्या पैरेलल बनेगी, या क्या फिर वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी। तो सिंपल सा फंडा है, याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अब सारी की सारी रेशो इक्वल करनी है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो सोचो कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन होती है, बस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। कोइंसिडेंट मतलब लाइन तो सेम ही है, तो सब कुछ उसका क्या है, इक्वल है। जो एक का सोल्यूशन होगा वो ही दूसरी लाइन का भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों एक ही तो लाइन है। बस ऐसे हो गया कि एक लाइन ये वाली आ गई और एक वाली लाइन बिल्कुल इसके हमने क्या ले ली, बिल्कुल इसके ऊपर ही ले ली, सेकंड वाली लाइन भी। तो इसमें याद रखना जो आपका रेशियो बनेगा वो सारा का सारा इक्वल बनता है, लाइन ही सेम है ना, तो सारे के सारे रेशियो क्या बना दो, इक्वल बना दो।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 कर दो, तो और ईजी हो गया मामला। यानी कोइंसिडेंट तो मेरे को याद हो जाता है ना। और जहां पे फर्स्ट रेशो ही नॉट इक्वल टू आया तो मतलब वो तो क्रॉस में जाएगा, क्रॉस में जाएगा, इक्वल ही नहीं है तो मतलब आपके पास क्या बनेगी, नॉन पैरेलल लाइंस बनेगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो मतलब आपके पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो वो पक्का क्रॉस करेंगी क्योंकि वो नॉट इक्वल टू है। और थर्ड वन जो बचा उसमें दो इक्वल आते हैं, एक नॉट इक्वल टू आता है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो इस बेसिस पे आप इनको क्या कर सकते हो बच्चे, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हो, है ना। रटने से अच्छा है कुछ लॉजिक लगाओ, कुछ कहानी बनाओ माइंड में ताकि तुम्हें याद रहे। ये मैथ्स में सिंपलेस्ट वे है मैथ्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का, कि अपने तरीके से एक लॉजिक बना लो कि ऐसा ऐसा पढ़ा तो वो याद रह जाता है, रेदर देन तुम हर एक फार्मूला को क्या करो, क्रैम करो। तो फार्मूला याद करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है मैथ्स में कि कोई ना कोई कहानी बना दो, जैसे मैंने बना दी कि ये सारा की सारी लाइंस ही एक जैसी हैं तो सारे के सारे इक्वल कर देना, तो वो किसकी कंडीशन बनेगी, कोइंसिडेंट की बनेगी। अगर वो फर्स्ट वाली रेशो दोनों इक्वल नहीं आई तो मतलब आपकी लाइंस जो होगी आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और जो थर्ड कंडीशन बची वो किसकी बची, आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन बची। अब इसके बेसिस पे देखो हर एक लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं सिंगल लाइन की बात करूं तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, पर जब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करूं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करूं तो उस वाले केस में कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। वैसे तो एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस वाली लाइन के भी इनफाइनाइट है, पर कॉमन का मतलब जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन हो। तो जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बनेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमेशा वो जो लाइन होगी एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा। अगर वो वाला पॉइंट आप एक इक्वेशन में पुट करोगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसी पॉइंट को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे उसको भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। यानी वो जो पॉइंट है वो कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं तो पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता। इन केस ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों लाइंस ऐसे स्ट्रेट जाएंगी और वो कभी भी आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो कभी भी आपके पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं देगी। यानी इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट है, पर कॉमन सॉल्यूशन दोनों में कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों पेयर को सॉल्व करते टाइम यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। अगर मैं थर्ड बात करूं कोइंसिडेंट लाइन की, तो उसमें तो हमने क्या देखा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी की दूसरी लाइन आ गई सेम टू सेम, तो इसके ऊपर एक का सॉल्यूशन और दूसरे का सॉल्यूशन दोनों क्या होंगे, सेम। यानी कोई भी पॉइंट मैं इसके ऊपर लूंगा वो एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये इस बेसिस में मैं ये बोल सकता हूं कि जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन। इंडिविजुअल तो है ही है ना इनफाइनाइट, पर कॉमन सॉल्यूशन भी कितने आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। तो ये चीजें भी मेरे को क्लियर कर लेनी है। इसके बाद दो चीजों का और मैं यूज करूंगा यहां पे, एक मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट सिस्टम और एक बोलूंगा मैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये जो दो मैंने शब्द यूज किए, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपका कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए, उसका मतलब है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना आना, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो ये जो मैंने यहाँ पे तीन सिचुएशन बनाई, इसमें से क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सी सिचुएशन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी सिचुएशन इनकंसिस्टेंट होगी। अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं तो इसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता, तो जो पैरेलल लाइंस होगी वो कौन सी होगी आपके पास, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट होगा। और ये जो दो सिस्टम मैंने अभी बनाए ना, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कोइंसिडेंट लाइन, इसमें कॉमन सॉल्यूशन आते हैं। अगर इनमें कॉमन सॉल्यूशन आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो आएंगे आपके पास कैसे आएंगे बच्चे, कंसिस्टेंट सिस्टम आएंगे। ये भी आपके पास कंसिस्टेंट होगा और दिस वन इज आल्सो कंसिस्टेंट।
ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन आना, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं आना। कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं? कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो ये समझ आना कि दो चीजें और आएंगी, एक आएगा कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, एक आएगा कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। तो जब एक ही सॉल्यूशन आएगा दैट इज योर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वो आपके पास कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन होती है। तो इसमें बोलते हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। और अगर आपके पास ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आती है जिसके ऊपर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन होंगे, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे? डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोल देते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो आई थिंक आपको ये वाला भी समझ आ जाना चाहिए बच्चे की कंसिस्टेंट डिपेंडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। और अब इसके बाद मैं जब भी आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दूं, एक पेयर दे दूं, तो आप उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके मेरे को ये बता सकते हो इसलिए कि सर ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं आपने जो आपने जो एग्जांपल में बोली, क्या ये आपके पास पैरेलल लाइंस बनाएगी, क्या इंटरसेक्टिंग बनाएगी, क्या कोइंसिडेंट बनाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ देयर कोएफिशिएंट, दैट्स इट, विदाउट ड्राइंग ग्राफ ना। तो ये चीजें समझ आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये जो है ना आपके पास ये वाला फर्स्ट केस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं, कॉमन सोल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन में आपके पास एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, और ये जो पॉइंट आएगा P दैट इज x, y, अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, ये दोनों के लिए क्या आएगा बच्चे? कॉमन सोल्यूशन आएगा। तो इस कॉमन सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड है, और उन वेरियस मेथड में सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, जो अगेन हमें नहीं करना है ना। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ ड्रॉ करो और तुम इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे ग्राफ में तो लग जाता है ना पता कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना गए, बाई एक्सिस की तरफ कितना गए, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें दिख जाता है ग्राफ में, और वो ही उसका क्या आएगा बच्चे? कॉमन सोल्यूशन आएगा। जब भी वो कभी ऐसा बोलता है कि सॉल्व दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वो यही डिमांड करता है तुमसे कि उन दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन निकालो। एक तो ग्राफिकल मेथड है, जनरली एक क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड का करवाऊंगा, पर उसको यूज में नहीं लेके आना है हमने, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बिना ग्राफ किए आपके आंसर बन रहे हैं तो और इजी हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए अल्टरनेट और बहुत सारे मेथड हैं। जैसे एक मेथड और पढ़ोगे तुम, वो एल्जेब्रिक मेथड है सारे के सारे। एक आप पढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड, उसका आप यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका आप यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसका भी आप यूज कर सकते हो। और फोर्थ वन इज योर क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर्स रूल हो सकता है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नई टर्म हो, पर जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों ने उन्होंने क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्रैमर रूल्स होता क्या है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे जब मैं क्रैमर्स रूल करवा दूंगा, तो मैं भी तो करवाऊंगा ना डिस्कस की होता क्या है। पर ये जो मैंने सारे के सारे मेथड बताए, इनका कॉमन पर्पस क्या है? इनका कॉमन पर्पस यही है कि जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ढूंढना, यानी कॉमन सोल्यूशन ढूंढना दोनों लीनियर इक्वेशंस का। तो उसको चाहे तुम ग्राफिकल से निकालो, चाहे क्रैमर से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, सब्स्टिट्यूशन से निकालो, एलिमिनेशन से निकालो, आंसर सबका क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और कभी भी एमसीक्यू में तुम्हें ये नहीं बोलेगा वो कि ये वाला मेथड यूज करो, बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है ना, वो तो आंसर की डिमांड करेगा। अब जिस मेथड में जो तुम्हें सही लग रहा है उस सिचुएशन में वाला मेथड लगा दो। पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो क्रैमर्स रूल में ना हम पढ़ेंगे, तो सारे के सारे जो मतलब मेथड हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि निकालते कैसे हैं उस मेथड का यूज करके। अब आपने कौन सा मेथड यूज करना है वो टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई। इस सब को मैंने एक इसमें टेबल में डाला है, देखो आगे ये टेबल में डाला, ये पेयर ऑफ टू लाइंस लिए मैंने। यहाँ पे जर्नल ले लिया कोई भी इक्वेशन, है ना, जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2 ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसमें a2 आएगा, इसमें b2 आएगा, इसमें c2 आएगा। और अगेन आपको ये सारे के सारे में करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। a2 v2 और c2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट अगर मैं ये चेक कर देता हूं कि आपकी जो इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है
नॉन पैरेलल लाइंस। जो नॉन पैरेलल लाइंस होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं क्या कर जाती हैं बच्चे, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, और उस वाले में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। और वन सोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वन, इसके बाद कॉमन भी लिख लेना ना, कॉमन सोल्यूशन। तो इंडिविजुअल लाइन के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, पर जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो एग्जैक्टली वन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में। तो ये भी तुम समझ रहे होंगे। तो उसी को ही मैं बोल देता हूं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम। उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन आएगा, इंडिपेंडेंट का मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, है ना। तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। सेकंड में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं और मेरे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे के सारे इक्वल आ जाएं, सारे के सारे इक्वल आने का मतलब था एक लाइन और दूसरी लाइन सेम ही बन जाएंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें आप बोलोगे कि आंसर क्या बनेगा आपका, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन। जो कॉमन सॉल्यूशन रहते हैं दोनों लाइंस के वो कितने रहते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं। फिर उसको मैं बोल देता हूं वो है आएगा आपका कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट क्यों बोलूंगा, क्योंकि उस वाले केस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर, तो इनफाइनाइट कॉमन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे सॉल्यूशन, सारे के सारे क्या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे में। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट उसको बोला जाएगा। ये टर्म्स आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो डायरेक्ट बोलता है कि कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट वाला बना दो ना, ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाला बना दो, तो वो इमेज आ जानी चाहिए माइंड में कि कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा होगा। अगर वो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोल रहा है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर रहा होगा। थर्ड में अगर बात करूं इस वाले की, तो इनमें जब भी मैं रेशियो को कंपेयर करूंगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो वो वाला केस बनता है पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस में नो कॉमन सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता, यानी वो सिस्टम कैसा होता है बच्चे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आई थिंक ये वाला आपको पोर्शन क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट पोर्शन था। तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने 3 इक्वेशन मतलब 3 क्वेश्चन लिए और 3 क्वेश्चन में आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए। तो फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट है x - 2y इज इक्वल टू 0, सेकेंड है 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है क्या, तो दोनों के इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है, मतलब मैं अब कंपैरिजन कर सकता हूं। कंपैरिजन करूंगा मैं, इसका a1 क्या आएगा, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, और फिर इसका y का कोएफिशिएंट कितना है -2 है, इसका y का कोएफिशिएंट कितना है बच्चे 4 है, और फिर इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 0, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास -20। तो कंपेयर करो तीनों की तीनों रेशियोज को। अब बीच में इज इक्वल टू लगाऊंगा कि नॉट इक्वल टू, डिपेंड करेगा आंसर के ऊपर। तो ये 1/3 बना, ये -1/2 बना, ये 0 बना। तो आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट वाली रेशियो है वो ही इक्वल नहीं आई, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ना। और a1 a2 क्या थे, फर्स्ट का x का कोएफिशिएंट, सेकंड का x का कोएफिशिएंट, वो ही तो मैंने किया। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 था, इस वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 था, तो 1/3 कर दिया। इस वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -2, इस वाली इक्वेशन में 4, तो -1/4 किया, -1/2, तो दोनों इक्वल नहीं आए। अब बताओ a1 इज a1/a2, यानी कंडीशन क्या बन गई आपकी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये था आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी विदाउट ड्राइंग द ग्राफ मैं ये बता सकता हूं कि ये दोनों लाइंस जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इसमें बनेगा 1 यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, क्लियर, एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन बनेगा। और थर्ड वन में ये भी बोल सकता हूं ये जो सिस्टम होगा दैट इज योर कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें आंसर तो आएगा ना कॉमन, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ही आंसर आएगा। तो इतनी चीजें आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये जो 1 यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है ये क्या आएगा, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
कि अगेन मैं ग्राफ का यूज किए बिना उन मेथड की हेल्प से क्या निकाल लेता हूं बच्चे, कॉमन सोल्यूशन निकाल लेता हूं जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन हो। तो इससे आपने ये चीजें डिस्क्राइब कर ली। अब सेकंड में चलता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या ले ली बच्चे मैंने, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको ऑब्जर्व करना है इज इक्वल टू का राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो आप क्या कर दो, फिर कंपेयर करना शुरू कर दो। तो इसमें कंपैरिजन करूंगा तो फर्स्ट 2/4, सेकंड पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 6, फिर माइनस 9 माइनस 18 कंपेयर करो, ये आ जाएगा 1/2। दिस इज योर आल्सो 1/2, माइनस से माइनस कट हुआ, ये भी 1/2, यानी आपका आंसर आया 1/2 1/2 1/2, यानी सारे के सारे आपस में क्या आ गए बच्चे, इक्वल। अगर सारे के सारे इक्वल आ गए तो ये वाली कंडीशन कौन सी बन जाएगी, ऑल्स आर इक्वल, a1 अपॉन a2, यानी कंडीशन क्या बन गई कि जब आपने a1 अपॉन a2 किया वो इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इससे क्या डिस्क्राइब करोगे कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है भाई, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं ये बता सकता हूं ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो आपके पास इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली हैं ये ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड वन, आप ये भी बता सकते हो कि ये जो सिस्टम है वो कौन सा है आपके पास, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपके पास, कंसिस्टेंट का मतलब कॉमन सोल्यूशन आएगा, डिपेंडेंट का मतलब बहुत सारे सोल्यूशन इसमें आने वाले हैं। तो ये हो गया। फिर थर्ड अगेन हम चलते हैं, थर्ड इक्वेशन जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था वो था आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x, अच्छा ये तो मैंने फर्स्ट वाली ही लिख रहा हूँ, ये वाला है थर्ड, ये आएगा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज 2x प्लस 4y एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके डन। तो अगेन मैं इसको कंपेयर करता हूं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दोनों जगह क्या है, 0 है। तो आफ्टर कंपैरिजन ये 1 है, ये वाला कितना है 2, ये 2 और 4, ये -4 और 12, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसको सॉल्व करोगे अगेन 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 -1/3। तो अगेन आप देख रहे हो कि 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, बट नॉट इक्वल टू -1/3। तो यहां से क्या समझ में आया, ये सिचुएशन कैसी बनी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया, पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो कंडीशन थी ये किसके लिए पड़ी थी हमने, पैरेलल लाइंस के लिए। तो मैं विदाउट सॉल्विंग दिस ये बता सकता हूं कि ये जो लाइन आपका, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे वो हमेशा क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। अगर पैरेलल लाइंस बनेगी तो उसमें कॉमन सोल्यूशन आएगा क्या, दोनों का कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो कॉमन सोल्यूशन। थर्ड वन, वो कौन सा सिस्टम होगा, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में कॉमन सोल्यूशन आता है, ये वाला होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आई थिंक ये वाली ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होगी करना कैसे है, कैसे हम विदाउट यूजिंग ग्राफ ये बता सकते हैं कि आपकी जो लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी, या तो फिर वो कैसी बनेगी आपके पास इंटरसेक्टिंग बनेगी, या तो क्या बन जाएगी बच्चे, पैरेलल बन जाएगी। वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है, आपको इसी तरीके से हमेशा निकालना है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपने मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि हम मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें मैंने लिखा है कि उसमें सोल्यूशन निकालते हैं हम, द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, द सोल्यूशन ऑफ अ, यहाँ पे पेयर लिख लेना, द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y is the pair value of x, y which makes the two side of the equation equal। और कुछ नहीं होता सोल्यूशन का मतलब, मानो तुम्हें एक इक्वेशन दी है,
अगर एक की बात करूं, पेयर को भी छोड़ो, परे पेयर को छोड़ो, ओनली सोल्यूशन का मतलब तुम्हें समझा रहा हूं। एक इक्वेशन दी है, उसमें एक्स और वाई में आपकी इक्वेशन दी है। अब आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू उसमें डालो, तभी इन्होंने लिखा एक्स एंड वाई, कोई भी वैल्यू डालो एक्स कॉमा वाई की इकट्ठी, जिससे वो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए, और वो जो पेयर होगा एक्स कॉमा वाई का, वो ही उसका क्या होगा बच्चे, सोल्यूशन होगा, वो ही उसका सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से हम सोल्यूशन को निकालेंगे, पर होता क्या है कि वो वाले पेयर हम जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारा माइंड ना इतना शार्प नहीं होता कि हम वो दो पेयर ढूंढ सके। अगर ढूंढ लोगे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है ना। पर अगर आप नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए हम फिर हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं उनको निकालने के लिए, तो मेथड का यूज करके निकालते हैं हम। तो दो टाइप्स के मेनली मेथड्स आते हैं, और ये जो मेथड हैं ये आपके यूज होंगे टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जब भी पेयर की बात होगी तो सोल्यूशन जो निकलेगा ना, वो कौन सा निकलेगा, कॉमन सोल्यूशन बिटवीन टू लाइंस। जो दो लाइंस होंगी उसका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो निकलता है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो कॉमन सोल्यूशन की बात करेंगे, और कॉमन सोल्यूशन कौन सा, यूनिक वाला। यूनिक वाला मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, वो ही करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। बाकियों में तो तुम्हें ये याद करना है कि किसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेंगे और किसमें क्या क्या बनने वाला है ना, तो वो चीजें आपने देखनी है। तो फर्स्ट वन इज टू मेथड है सॉल्व करने के, एक जो है वो ग्राफिकल मेथड है, और एक जो आएगा एल्जेब्रिक मेथड आएगा, और इसमें निकाल क्या रहे होते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, यानी कॉमन सोल्यूशन बिटवीन टू लाइंस। तो एल्जेब्रिक में तो सिंपल है कि दोनों के ग्राफ ड्रॉ करो, और जहां पे आपके ग्राफ मिल गए, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ही क्या होगा आपका कॉमन सोल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड तो वो है। एल्जेब्रिक में डिफरेंट मेथड्स मेरे पास आते हैं। एल्जेब्रिक में सबसे पहला मेथड आ जाता है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक का यूज करके आप क्या निकालते हो, एक्स कॉमा वाई पेयर निकालते हो, जो क्या होते हैं कॉमन सोल्यूशन होते हैं। सेकंड, अगर मानो एलिमिनेशन आपने नहीं लगाना है तो फिर होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हो। नंबर 3, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हो। जनरली मैं ये वाला मेथड नहीं करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा यूज में नहीं आता, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तुम्हारा काम चल पड़ेगा। फोर्थ, आप डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड को क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो ये मैं करवा दूंगा क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में क्रैमर्स रूल आपके सब्जेक्ट उसमें है, क्या बोलते हैं 10th में है ना, सिलेबस में है क्रैमर्स रूल, बल्कि सीबीएसई में नहीं है। अगर सीबीएसई में नहीं है तो वो इसलिए करवाना पड़ेगा कि एसपीआई का जो एग्जाम है महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम है ना, तो स्टेट का एग्जाम में अगर डाल दिया तो क्या कर लोगे, है ना, तो डाल दिया तो क्या कर लोगे, तो वो छोटा सा टॉपिक है तो उसको छोड़ना नहीं है, कर लेंगे साथ साथ में। तो सीबीएसई का कोई बच्चा होगा तो उसको साथ साथ में सीख लेना, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ टफ उसमें है नहीं। तो अब चलते हैं मेथड्स के ऊपर। पहले डिस्कस करते हैं आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपका फर्स्ट मेथड है, यूज क्यों किया जाएगा, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए। तो मेरे पास एक पेयर दिया है बच्चे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन दी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा बच्चे, x और y का एक टेबल बनाऊंगा और उसमें कितनी वैल्यूज निकालूंगा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही वैल्यू सफिशिएंट होती है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है मेरे को। निकालने को मैं 10 वैल्यू निकाल लूं, 10 पेयर निकाल लूं, वो 10 के 10 पेयर उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो मिनिमम 2 ही चाहिए, है ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैं फर्स्ट लेता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फर्स्ट वाली, और इसमें पुट कर देता हूं x की जगह 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 5। तो फर्स्ट पेयर मेरे को मिल गया, x की जगह 0 भरो, y की जगह क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। फर्स्ट पेयर मेरे को ये वाला मिल गया। सेकंड में एक काम करता हूं, x की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो पुट x इज इक्वल टू 1।
अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की जगह 1 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बेसिस पे आप किसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड में बात करता हूं कि इस लाइन का भी ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां पे एक टेबल बना रहा हूं x और y का टेबल बना रहा हूं। और फिर देखते हैं, पहले मैं पुट कर देता हूं 1/3 बनेगा ऐसे तो ओके। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। क्या भरा जाए इसमें, 1 भर देते हैं x की जगह, क्योंकि सिंपल रखना चाहता हूं। वैसे भर तुम जो मर्जी दो, x की जगह मैंने 1 भर दिया ना। अगर 1 भर दिया तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 और साथ में 1, तो 2 वहां पे जाके बन जाएगा -2, फिर -1 बनेगा। एकदम -1 भर देते हैं ना, -1 भर देते हैं, कम से कम मेरे फ्रैक्शन में आंसर ना आए बस। x की जगह -1 भर देते हैं ना, तो 2 इंटू -1 आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो अगेन क्या बनेगा 3, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 3y। तो y की जो वैल्यू आएगी 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट आपको समझ आ गया कि x की वैल्यू क्या भरोगे, -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, +1। एक तो ये समझ में आ जाएगा। सेकंड देखते हैं और क्या पुट कर सकता हूं बच्चे। अब इसकी जगह करते हैं कुछ पुट। y की जगह अगर मैं पुट कर दूं 1, अगर 1 पुट कर दिया है y की जगह तो सेम ही बनेगा ना, y की जगह ऑलरेडी पुट कर चुके हो। अगर 2 पुट करूं 6 में नहीं बनेगा, 2 में 4, अगर 2 पुट करूंगा तो शायद बन जाएगा, पर उसमें हमें बनाना पड़ेगा 4 यहाँ पे पॉजिटिव का तो वहां पे नेगेटिव का। 2 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो बनेगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो 3y की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 4, यानी -3/3। तो y की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी आपके पास, y इज इक्वल टू -1। यानी अगर मैं 2 वैल्यू पुट कर देता हूं तो y कितना आ जाएगा, -1। और अगेन आप इस वाले ग्राफ को भी बना सकते हो। 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो ये दोनों पॉइंट्स कोलैब करके मैं एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। तो आपके पास जो कार्टेशियन प्लेन है वो कुछ ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, है ना। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं तो हो सकता है मेरे जो पार्टीशन है वो थोड़े से इरेगुलर बने, पर जब आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो प्रॉपर आप पार्टीशन, क्योंकि ग्राफ में तो ऑलरेडी पार्टीशन किया होता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें कहां तक जाना है, मैक्सिमम 5 तक जाना है ना। तो 5 तक मैं नंबरिंग कर लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 और 6। और अगेन यहाँ पे आपके पास आएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन -1 -2 -3 -4 -5। दिस इज योर x axis, x dash negative x axis, y is positive y axis, y dash is your negative y axis। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं इनके ग्राफ। अब दोनों के ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपने ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट है आपका पॉइंट 0,5। अच्छा 0,5 कहाँ आएगा, x 0 y 5, तो y 5 पे चले जाना है। यहाँ पे 0,5 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 0,5। सेकंड आपको जाना है 1,2, सेकंड पॉइंट है 1,2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, दैट इज योर 1,2। तो जब आप इनको आपस में ऐसे मिला लोगे, ऐसे इरेगुलर सी लाइन बनी, तो इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना सकता, तो आपने समझ आना है
कि जब इनको मिला दोगे तो किसकी लाइन बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ बनाना है, और सेकंड जो ग्राफ है वो इस वाली इक्वेशन का बनाना है। तो -1 एंड 1, x -1 और y 1, तो -1 और 1 कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट आएगा, -1, 1 ये वाला पॉइंट आएगा, x की तरफ -1, y की तरफ 1। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके पास 2, -1, तो 2, -1 का मतलब है x की तरफ 2 कदम और y की तरफ -1। तो 2, -1 जो आएगा आपके पास कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट आएगा। और जब आपस में आप इनको मिला लोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे एक लाइन की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी तो इसका जो नाम है इक्वेशन का वो क्या नाम है, वो नाम आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। और ये आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस बनी, बल्कि आप इनको देख भी सकते थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। देखो इसका 3/2, इसका 1/3, आपस में दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू, तभी ये कैसी लाइन बनी, नॉन पैरेलल यानी इंटरसेक्टिंग ही बनेगी। इंटरसेक्टिंग बनेगी तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कट करेंगी। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपका, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था, इसको आप अगर ग्राफ पे बनाओगे अच्छे से, अभी तो अच्छे से नहीं बना ना ये मेरे से, क्योंकि मैंने अच्छे से मिलाया नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट बनेगा वो 2, -1 पे बनेगा। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप समझ पाओगे इस चीज को प्रॉपर्ली कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा होगा ना आपका, ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को ऐसे कट करता हुआ जाएगा, इसी पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा। तो आपका जो 2, -1 वाला पॉइंट है, ये ही आपका क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा बच्चे 2, -1। तो 2, -1 आपने निकाला किसकी हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो ग्राफिकल मेथड जनरली हम यूज नहीं करते कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, पर इसका मतलब पता होना चाहिए, ऐसा तो पता होना चाहिए ना कि सोल्यूशन का मतलब क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो दिक्कत आने वाली है भाई ना, अंडरस्टैंडिंग करनी है वाली चीज। तो ऐसे निकालोगे आप ग्राफिकल मेथड के यूज करके, तो सिंपल सा ग्राफिकल मेथड। अब सेकंड जो आता है वो आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको हमने करना है। अब मेथड आप सीख लो, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा मेथड लगे वो लगा देना, है ना, आंसर सेम आएगा सबसे। तो ये दोनों मेथड हैं आपके पास, फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब मैं किसी भी इक्वेशन से, ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशन से ईदर y और ईदर x की वैल्यू निकालूंगा। किसी भी इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो। जिससे निकाली है उससे में नहीं करना है, उससे अपोजिट में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो सपोज करो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर कितनी मान रहा हूं, 2। अब मैं 1 से y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने इक्वेशन 1 को लिया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को, यहां से y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3x, y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 3x। और मैं फिर क्या बोलूंगा, पुट y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x इन इक्वेशन, अगर ये वाली वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाली है तो दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करो, इन इक्वेशन 2। तो अब इस इक्वेशन में जहां पे y है वहां पे 5 माइनस 3x में पुट कर दूंगा, तो बाकी तो सेम रहेगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई, और y की जगह आएगा 5 माइनस 3x और इज इक्वल टू 1। अगेन आप सॉल्व करो, 2x प्लस 15 माइनस 9x इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 9x आ जाएगा आपके पास माइनस का 7x, और ये 15 इस तरफ जाएंगे तो आएगा 1 माइनस 15। तो 1 माइनस 15 इज माइनस 14, और माइनस 7x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की जो वैल्यू आएगी 14/7 यानी 2। तो x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी बच्चे, x की वैल्यू 2 आ गई। अब यही वैल्यू आप पुट कर दोगे किसमें, इसमें,
इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3 मान लो। तो मैं क्या कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और x साथ में कितना आ जाएगा 2, तो बनेगा 5 माइनस 6। तो y की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चे, -1। यानी जो कॉमन सोल्यूशन आएगा दोनों का, देयरफॉर कॉमन सोल्यूशन जो आएगा वो x कॉमा वाई आता है ना, तो 2 कॉमा -1 आएगा। तो कॉमन सोल्यूशन आएगा 2 कॉमा -1। सिंपल है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2 कॉमा -1। और यही तरीका रहेगा। और कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं ना कि x इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में ना पुट करके आप किस में पुट कर दो, इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, आंसर तब भी सेम आता है, तब भी कोई अलग आंसर नहीं आएगा ना, सेम आंसर आएगा। तो जैसे भी करना है आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। 2 इक्वेशन दी होगी, दोनों में से जो भी इक्वेशन तुम्हें अच्छी लगे उसमें से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। और अगर जिस इक्वेशन से निकाले होगे उससे अपोजिट इक्वेशन में क्या कर दो, उसको पुट कर दो, तो वहां से आपके पास इधर x इधर y दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। और उसको अगेन आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो सेकंड वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। और ये जो पॉइंट्स होंगे ना 2,1, ये इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी मैं बता रहा हूं। आपने यही बोला ना कि इन दोनों इक्वेशन के जो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और सेकेंड इक्वेशन आपने बोला बच्चे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जो 1 इक्वेशन है, ये उसका कॉमन सोल्यूशन आया है। कॉमन सोल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये जो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट पहली वाली इक्वेशन में डालूंगा तब भी उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, सेकंड वाली इक्वेशन में डालूंगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो इसको भी क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। बहुत अच्छी चीज मैंने अभी अभी ये आपसे डिस्कस की कि इसको मैं पुट करके देखता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 2 नहीं 3 और x की जगह क्या है 2, सोल्यूशन को पुट कर रहा हूं, और y की जगह क्या है -1 और इज इक्वल टू क्या चला है 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई। इसका मतलब क्रॉस चेक भी कर लिया मैंने कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है कि नहीं, तो है, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया राइट हैंड साइड। अब सेकेंड इक्वेशन में डाल के देखते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। अगेन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, मतलब ये इस वाली इक्वेशन का भी क्या था सोल्यूशन था। तो ये दोनों वाली इक्वेशन का क्या था कॉमन सोल्यूशन था। तो आपको समझ आना चाहिए कि इसको निकालने का जो मेथड है वो क्या मेथड है ना। और सेकंड तुम्हें ये भी समझ आना चाहिए कि इसको सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं। सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस इक्वेशन को क्या कर रहा है बच्चे सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तभी उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस हैं आपके पास, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ उसने ये बोला है कि एक इक्वेशन दी है, 4 ऑप्शन दिए हैं और ये बोला है कि इन चारों में से कौन सा इसका सोल्यूशन है। तो चेक कैसे करोगे, अगर मैं इसका सोल्यूशन ये बोल रहा हूँ तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर आप x कॉमा वाई यहाँ पे पुट कर दोगे ना ये वाली वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बननी चाहिए, तभी वो उसका सोल्यूशन होता है, अदरवाइज उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो आई थिंक ये वाला भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर चलते हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। एलिमिनेशन मेथड अगेन बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत इजी वाला मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है पर एलिमिनेशन में काम थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि x का कॉफिशिएंट या y का कॉफिशिएंट दोनों में से किसी एक का कॉफिशिएंट सेम हो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट डिफरेंट है, y का कॉफिशिएंट भी क्या है डिफरेंट, तो आपको किसी भी तरीके से दोनों का कॉफिशिएंट सेम कर लेना है। या तो आप x का कॉफिशिएंट सेम कर लो या तो आप y का कॉफिशिएंट सेम करो, जो भी तुम्हें इजीएस्ट लगता है वे। उसके लिए तुम पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इक्वेशन का मतलब होता है ना ये वाला इसके इक्वल है, इसमें 5 और ऐड कर लो, इसमें 5 और ऐड कर लो तब भी इक्वल रहेगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा ना। तो वो उस कंसेप्ट के साथ तो मैं क्या करता हूं ना, यहां पे 3y बना लेता हूं, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई y क्या कर देता हूं
3 कर देता हूँ। अगर 3 कर दूंगा तो 3 इंटू 3 9x बनेगा, फिर बन जाएगा आपके पास 3y, और इज इक्वल टू में ये जो कांस्टेंट है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बनेगा 15। और सेकंड इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब आपका एलिमिनेशन लग जाएगा क्योंकि अब आपके पास y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या आ गया है, सेम। तो जैसे ही y का कॉफिशिएंट सेम आया तो उसको डिलीट करना होता है, नेक्स्ट काम होता है उसको डिलीट करना। उसके लिए तुम ऐड भी करते हो और कई क्वेश्चन में तुम सब्ट्रैक्ट भी करते हो। कंडीशन क्या है, ये कट होना चाहिए। ये कट कब होगा, अब 3y प्लस 3y करूंगा तो 6y आ जाएगा, मेरे को तो चाहिए नहीं, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं हर एक को नेगेटिव साइन चेंज कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है सबके साइन चेंज करना, एडिशन में सेम रहते हैं। अब ऐसा करोगे तो 9x माइनस 2x कितना बनेगा, 7x बन जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y मतलब 0, और इज इक्वल टू के बाद क्या बनेगा, 15 माइनस 1 इज योर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 14/7, और अगेन आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। और जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में उसमें को पुट कर देना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, दोनों में से जिसमें आपकी इच्छा करे उसमें पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 और प्लस y इज इक्वल टू 5, तो बनेगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की जो वैल्यू बनेगी 5 माइनस 6, और आंसर आएगा -1। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगेन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे मैं ग्राफिकल मेथड लगाऊं, चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, चाहे मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, 2n माइनस 1। तो देयरफॉर कॉमन सोल्यूशन इज 2, -1। तो वो सेम ही आएगा। तभी मैं बोल रहा था ना कि एक मेथड से भी काम चल पड़ता है। अगर सोल्यूशन ही निकालना है तो कोई भी मेथड यूज कर लेना, पर अगर क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज किया तो आपको हर एक मेथड आना चाहिए। पर पर्पस सबका क्या है, कॉमन सोल्यूशन निकालना। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर डिटर्मिनेंट मेथड मैं अभी करवा दूंगा। तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं और इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उनके 10th में क्रैमर्स रूल के ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, है ना, स्टेट बोर्ड में। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे वो इसको ध्यान से समझेंगे कि डिटर्मिनेंट समझना है पहले, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ही समझना है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर डिटर्मिनेंट में ज्यादा डिटेल में जाना है तो 11th में करेंगे हम। 11th में जब हम करते हैं तो डिटर्मिनेंट के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वहां पे आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट, 3/3 के डिटर्मिनेंट और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो ज्यादा डिटेल में वहां पे करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, कि ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे समझ जाना कि अगर मानो A B C D 3-4 नंबर हैं और उनको मैं ऐसे कर लेता हूं, तो ये जो साइन मैंने ऐसे वाला लगाया है इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं। और डिटर्मिनेंट जब भी निकालोगे तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर माइनस का निशान लगाओगे, फिर इनको आपस में क्या कर लोगे, डायगनली मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पूछूंगा तो आप बोलोगे सर A इंटू डी, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर इनको डायगनली मल्टीप्लाई कर देंगे C इंटू बी, तो आंसर आ जाएगा AD माइनस CV। तो ये बनेगा आपके पास डिटर्मिनेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। 2 1 -1 तो नहीं दे रहा हूं मैं आपको, अभी पॉजिटिव ही रखता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछ लिया, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है 2 इंटू 3 कर देना, बीच में माइनस लगा देना, फिर 4 इंटू 1 कर देना। तो यहां से आप आंसर निकालोगे तो 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। समझ में आया कैसे बोला, 2 आ जाएगा। अगेन और मैं थोड़ा सा इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो -1 3 -2 एंड -1। अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने पूछा आपसे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का सेम तरीका, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू -1 क्या बनेगा, +1। अरे -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। बीच में माइनस का निशान आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे
-2 इंटू 3 -6, तो -6 आएगा ऐसे। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 + 6 यानी आंसर कितना बन जाएगा 7। तो ऐसे आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ऑफ द ऑर्डर 2। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना समझ में आ गया तो क्रैमर्स रूल भी समझ में आ जाएगा। क्रैमर रूल्स में कुछ अलग से और कुछ नहीं है ना। तो क्रैमर्स रूल में करवा देता हूँ डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपको निकालना आ ही गया है। तो डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लिया कि ऐसे ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ऑफ द ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब होता है उसके 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो आप देख रहे हो 2 रोज हैं, 2 ही क्या है कॉलम है। तो अभी तक 2 रोज 2 कॉलम तक ही सीमित रहना है। 11th में फिर 3x3 कॉलम का भी पढ़ लेंगे, इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम, पर अभी डिटेल में नहीं जाना है हमने। अब हम करते हैं क्रैमर्स रूल को, कि कैसे क्रैमर्स रूल आपने अप्लाई करना है। तो क्रैमर्स रूल का एक तरीका होता है वो मैं बता देता हूं। अच्छा, क्यों यूज किया जाता है क्रैमर्स रूल को? डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज करके आप क्या निकालते हो, कॉमन सोल्यूशन बिटवीन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। काम वही है, वो सोल्यूशन ही निकालना है। कौन सा? 2, -1 जो पहले आया था वैसे वाला सोल्यूशन। अब इसका एक तरीका होता है। तो इन जनरल पहले मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं कि a1x + b1y इज इक्वल टू b1y + c1। ये +c1 मत लिखो, पहले आप इक्वेशन को ऐसे ही कंसीडर कर लेना कि अगर आपकी इक्वेशन कुछ और भी है तो आप एक काम करो कि इज इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे x और y ही रखना, और उसके राइट हैंड साइड में सारे के सारे कांस्टेंट ले जाना। अगर 2 होगा तो उस साइड जाके -2 कर देना, तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। ये a1x + b1y + c1 ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक 2 इक्वेशन आएगी a2x + b2y इज इक्वल टू c2। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी बच्चे? 2। अब हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम d की वैल्यू बनाएंगे। d का मतलब होता है फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्रिएट करना, और वो हमेशा यहां से आता है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से आप x और y के कोएफिशिएंट लिखते हो ओनली। तो पहले i1 लिखोगे, इसका आएगा b1, फिर आएगा a2, फिर आएगा b2, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। अगेन डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका तो मैं बताया है। ये तो जनरल फॉर्मेट है ना, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो और इजी लगेगा तुम्हें। ये जनरल फॉर्मेट है, यानी एक डिटर्मिनेंट बनेगा जिसका नाम होगा d। और डी डिटर्मिनेंट का जो मतलब है वो ये मतलब है कि आप क्या करोगे बच्चे, इसमें x और y का कोएफिशिएंट जो होंगे उनको ऐसे लिख दोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आप d की वैल्यू निकाल लोगे। सेकंड आप क्या करोगे, dx की वैल्यू निकालोगे। dx का मतलब होता है जो x वाला कॉलम है उसको डिलीट कर देना, यानी जो x वाला कॉलम है, x वाला जो कॉलम है उसमें क्या है a1 a2, उसको क्या कर देना डिलीट, और उसकी जगह रिप्लेस कर देना कांस्टेंट टर्म को। ax मतलब dx का मतलब है जो x वाला कॉलम है उसको डिलीट कर दो, उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे, c1 c2 है, और ये वाला सेम रहेगा। अगर इसको मैं किसी और पेन के साथ बनाऊं तो शायद आपको जो और ज्यादा क्लियर हो। ये c1 c2 यानी dx मतलब फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, उसको रिप्लेस कर दिया c1 c2 के साथ, और बाकी तो रखना है बच्चे सेम, बाकी सेम रखना है, यानी इस पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। तो ये आएगा आपके पास v1 और v2 सेम, तो ये आ जाएगा आपके पास dx। फिर आप निकालोगे dy, और dy का मतलब है y वाला कॉलम डिलीट कर देना, उसको रिप्लेस कर देना कांस्टेंट टर्म के साथ, तो बाकी तो सेम रहेगा। x वाले कॉलम को सेम रखना है a1 a2, और जो आपका ये वाला कॉलम है y वाला कॉलम, इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, c1 c2 के साथ। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे आपके पास c1 c2। तो ऐसे हम 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ऐसे करके कितने डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और तीनों की तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ये नंबर्स हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने बताया, तो ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, और लास्ट में हमने निकालना क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर देते हो, dx/d कर देते हो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते हो, dy/d कर देते हो, तो किसकी वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो
फॉर्मेट रहता है, ये टोटली रहता है आपका एक्स और वाई निकालने के लिए, और यहां से जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन होता है बिटवीन दीज टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें प्रॉब्लम पता भी क्या आती है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि वो सोल्यूशन ना पूछ के तुमसे बेसिक पूछ लेता है, डिटर्मिनेंट पूछ ले। फिर अगर मानो एग्जाम में आ गया डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसा ही दे दिए तुम्हें कि ऐसे बना के कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए ना, तो कुछ ये वाला पोर्शन तुम्हें आना चाहिए। सेकंड उसने ये पूछ लिया कि ऐसा आ गया कि x की वैल्यू निकालोगे तो dx अपॉन डी आता है कि d अपॉन dx आता है, तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तब है क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और ये तभी सॉल्व होंगे अगर आपको क्या समझ में आएगा बच्चे, क्रैमर्स रूल की समझ होगी, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस। तो अब मैं चल रहा हूँ आपका क्वेश्चंस को लेके, क्वेश्चन का यूज करके हम इसमें क्रैमर्स रूल लगाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब मैं इसमें ये बोल रहा था अगर मानो ये 5 इधर होता ना, -5 होता, तो आप इसको इस साइड ले जाया करो। समझ में आ गई बात क्या बोला, उस साइड लेके जाया करो तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा इसकी तरह। अगर नहीं भी लेके जाते तब भी दिक्कत नहीं होती है, पर ये है कि दोनों में सेम रखना है। अगर इज इक्वल टू के दोनों साइड आपके कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रखिए, अरे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दोनों में 0 रखना है, दोनों में 0 रखिए, पर सिमिलरिटी दोनों में होनी चाहिए। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, डी मैट्रिक्स बना लेता हूं। डी मैट्रिक्स बनेगी 3 2 1 और 3, ये डी मैट्रिक्स बनेगी। एक मैं dx मैट्रिक्स बना लेता हूं, dx में मतलब x का कॉलम डिलीट, उसको कांस्टेंट के साथ क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, तो कांस्टेंट बन गया। बाकी y का कॉलम तो सेम ही रहेगा, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। और फिर आएगा dy, dy का मतलब y का कॉलम डिलीट, यानी 1 और 3 डिलीट, इसको 5 और 1 से रिप्लेस कर दो, और बाकी यहाँ पे रहेगा आपका सेम 3 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, 9 माइनस 2, 7 आंसर आ गया इसका। सेकेंड dx की वैल्यू निकालो, तो 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, 15 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 14 आ गया। थर्ड इसको सॉल्व करोगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, तो आंसर आएगा 3 माइनस 10। अगर 3 माइनस 10 करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास -7, तो -7 इससे आंसर आया। अगेन आपको पता है डिटर्मिनेंट निकल गए, तो उसके बाद x की जो वैल्यू आती है वो आती है dx अपॉन डी करके, y की जो वैल्यू आती है वो आती है dy अपॉन डी करके। अब dx क्या है, dy क्या है, वैल्यू भर दो। dx की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी, 14, तो फर्स्ट आएगा 14, और d की जो वैल्यू है वो कितनी निकाली है बच्चे, d0 7, 14/7, और dy अपॉन डी करोगे तो dy की वैल्यू है -7 और d की वैल्यू है आपके पास 1। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास -1। तो अगेन आपको क्लियरिटी आ गई कि कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन आएगा 2, -1। तो ये ही आंसर आया। देखो ये ऐसा ही आंसर तो पहले भी तो बन रहा था, इसमें भी क्या बना, 2, -1 बना, सब में क्या बना बच्चे, 2, -1। पर इसमें किसकी हेल्प ली है आपने, क्रैमर्स रूल की हेल्प ली है। तो क्रैमर्स रूल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब मैं पक्का नहीं बोलूंगा आएगा कि नहीं आएगा, पर छोटा सा कंसेप्ट है तो करके जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आ गया तो बढ़िया है, फिर तो है ना, नंबर बन जाएंगे। अगर आ गया तो सीधे नंबर बनेंगे, मुश्किल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक टॉपिक के पीछे क्यों हमने जो है वो अपनी प्रिपरेशन को लिमिटेड करना है, इतना तो लिमिटेड मत करो, क्योंकि वो महाराष्ट्र का एग्जाम है तो हो सकता है डाल दे, तो मतलब करके जाइए, है ना, करके जाइए। तो इतना जो पोर्शन था बच्चे वो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो सारा का सारा आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गई, और इंट्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन तो क्या है वो स्पीड में लगा लेंगे,
क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन तो स्पीड में लगा लेंगे। इंट्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आप वेराइटीज़ देखते हो कि कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर वो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से इंट्रोडक्शन की, अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर की, तो जो सारे के सारे हैं वो बन जाते हैं, इजिली बन जाएंगे क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल आपको नहीं होगा ना। तो ये सारे की सारी इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर ली, और इसमें से मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ ये जो मैंने लिखवाया था ये बहुत है। यहाँ से मतलब एक तो ये वाला पोर्शन, दिस वन, यहाँ से क्वेश्चन को लैंग्वेज में बहुत घुमा सकता है एग्जामिनर। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने करवाया था इससे भी लैंग्वेज में बहुत बार घुमा सकता है और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ ये वाली चीजें ना, तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओगे तो कंप्लीट आप 2 लेक्चर रिवाइज करके आइए। 2 लेक्चर में अभी तक हमने सारा का सारा बेसिक निपटाया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ओनली आपका क्या रहेगा बच्चे, क्वेश्चंस राउंड रहेंगे ना। तो क्वेश्चंस करेंगे हम, आई थिंक 22 की 23 क्वेश्चंस है मेरे पास, 22 होंगे मे बी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लगा लेंगे एक लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको भी कर देंगे हम फिनिश। तो होप सो आपको समझ आया होगा आज जो मैंने करवाया। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।